आप सभी का स्वागत है दोस्तों सर जी क्लासेस में। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन कर रहे थे यूपी पीएससी एई और साथ में जो विजय स्टील के जो एग्जाम अभी आपके होने वाले हैं तो इन सभी के लिए। तो इसके पहले देखिए जितने भी अभी तक हमने लेक्चर्स कवर किए हुए हैं इम्पोर्टेंट जीके का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप लोग जो है बाकी के प्रीवियस सेट जो भी हमने कवर किए हुए हैं तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और देखिए हमने आपके लिए करेंट अफेयर का भी पीडीएफ बनाया हुआ है और साथ में इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स का, जिसमें कि आपको स्टैटिक जीके के पोर्शन आपको मिल जाएंगे। तो इसका भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और साथ में इंग्लिश का भी हमने बनाया हुआ है जो कि आपका इस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए आज के सेट नंबर 3 का आपका पहला क्वेश्चन है। दो सेट हमने अब तक ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए आपका है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, यानी कि अकबर के शासन के दौरान जो है कौन सा कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, पर्शियन लैंग्वेज। तो देखिए जो पीरियड था यानी कि जब कार्यकाल था अकबर का, तो उस समय कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं हुई थी उस समय की। लेकिन जो पर्शियन लैंग्वेज है, तो ये जो है जो अकबर का दरबार मतलब थे उनके, तो कोर्ट में ये लैंग्वेज को यूज़ किया था एज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हुआ करते थे तो उन सभी के लिए पर्शियन लैंग्वेज जो है ये यूज़ किए जाते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो कौन सा इसमें से नदी है जो कि महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए फ्लो करती है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है साबरमती, गोदावरी, माही और ताप्ती नदी। तो देखिए जो रिवर ताप्ती है तो ये महाराष्ट्र और गुजरात, तो इन दोनों स्टेट से फ्लो करते हुए गुजरती है। तो ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ में जो रिवर नर्मदा है, तो ये भी जो है इन दो स्टेट से यानी कि जो है ट्रेवल्स करती है। तो जैसे रिवर नर्मदा आपका थी, इसका ओरिजिनेशन है दैट इज अमरकंटक का, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेशन इसकी होती है। और साथ में फिर ये महाराष्ट्र और गुजरात में जाके ये वहाँ पे इन स्टेट से भी ये गुजरते हुए फिर लास्ट में गल्फ ऑफ कॉमे में जाके मेट करती है। और फिर ये जो है आपका ये वेस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर है, यानी कि इसका फ्लो पैटर्न जो है तो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। तो मेजरली दो रिवर आपके हैं, नर्मदा और दूसरा नदी आपका ताप्ती नदी है। तो जो कि ये मेजर जो है नदियाँ हैं जो कि वेस्ट की तरफ ड्रेन करती है। और बाकी जितने भी रिवर आपके हैं जैसे कि आपका कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी हो गया, तो ये सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि ईस्ट के साइड तरफ ये ड्रेन करती है। दैट इज इन द इधर आपका जो बे ऑफ बंगाल है। तो ये सारा चीज़ हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ड्रेनेज सिस्टम के अंदर में, जो ज्योग्राफी का पोर्शन हमने जिसमें कवर किया हुआ था, तो वहाँ पे रिवर के रिगार्डिंग हमने पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए कि बीच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा एक लैंग्वेज है जो कि 8th शेड्यूल के अंदर में मेंशन नहीं किए गए हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देखिए ऑप्शन में दिया आपका डोगरी, राजस्थानी, सिंधी और मणिपुरी। तो यहाँ पे जो राजस्थानी लैंग्वेज आपको दिया हुआ है तो ये जो है 8th शेड्यूल में मेंशन नहीं की गई है इसकी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी लैंग्वेज है जो कि 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन किए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट हमने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। और ये लैंग्वेज और कौन से ये फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये सारा भी आपका दिया हुआ है। हालांकि आपसे बस ये लैंग्वेज ही आपको याद रखना है यहाँ पे। तो देखिए जो लैंग्वेज इंक्लूड किए गए हैं तो उसमें आपका असामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली, मलयालम, मैटी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू आपका है। तो ये जो 22 लैंग्वेज है जो कि मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, दैट इज इन द 8th शेड्यूल में इनको रखा गया हुआ है। और इसके साथ में देखिए 8 ऐसे लैंग्वेज मतलब कि और भी सॉरी यहाँ पे और भी लैंग्वेज है जो कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा इनको दिया गया हुआ है। तो कौन कौन से वो लैंग्वेज है जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है यहाँ पे, तो उसमें आपका है तमिल है जो कि इसको 2004 में रखी गई थी। तमिल में इसको 2004 में दी गई थी इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा। उसके बाद फिर संस्कृत है आपका जो कि 2005 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। फिर उसके बाद देखिए कन्नड़ आपका है तो इसको 2008 में की गई थी। तेलुगु है तो ये भी 2008 में की गई थी। मलयालम है तो इसको 2013 में की गई थी। और उड़िया जो आपका लेटेस्ट है जो कि ये 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई थी। तो टोटल अभी 6 लैंग्वेज है जो कि क्लासिकल लैंग्वेज है। और देखिए क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के पीछे एक यहाँ पे एक क्राइटेरिया होती है कि जिनका भी रिकॉर्ड है, मतलब कि जो लैंग्वेज है जिनका एक एंटिक रिकॉर्ड होना चाहिए कि उनका जो टेक्स्ट या फिर जो भी रिकॉर्ड है उसके, तो वो लगभग 1500 से लेकर 2000 ईयर्स तक की होनी चाहिए। तो वो जो है क्लासिकल लैंग्वेज के मतलब कि वो डिक्लेयर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कि अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज ऑब्लिग टू गो बैक बिकॉज। तो अलेक्जेंडर जिसे कि हम लोग इसे बोलते हैं हम लोग सिकंदर के नाम से भी इनको जाना जाता है।
तो ये जो है ऑब्लिग्ड हो चुके थे वापस जाने के लिए बिकॉज। तो देखिए जब ये इंडिया में मतलब कि इंडिया की तरफ ये आक्रमण करने के लिए जब आ रहे थे, तो यहाँ से इन्होंने जो है रिटर्न होने का, जैसे बाकी जो सोल्जर थे इनके साथ में, तो उन्होंने जो रिबेल कर दिया था। तो ये ऑब्लिग इसलिए हो गए थे वापस जाने के लिए क्योंकि इनका जो फोर्सेस था तो वो आगे फर्दर जाने के लिए रिफ्यूज कर दिए थे। तो यही रीजन था इनका कि ये जो है वापस फिर चले गए थे। तो ऑप्शन सी इसका देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए जब अलेक्जेंडर ने पोरस को डिफीट किया हुआ था तो उस समय ये मैसेडोनिया जो कि इनका होम टाउन था, मतलब कि होम था इनका जहाँ पे, तो वो उससे वो बहुत ही ज़्यादा दूर थे। तो इसी कारण जो इनके ट्रूप्स थे तो उन्होंने रिबेल कर दिया था, और साथ में जितने भी इनके जो भी ट्रूप्स थे इनके, तो वो सारे टायर भी हो चुके थे बहुत ज़्यादा दूर यात्रा करने के बाद। मतलब कि जो उन्होंने लड़ाई करते करते थक भी गए थे बहुत ज़्यादा, और साथ में जो है वो अपने घर से, जो भी उनका होम टाउन था, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर होने के चलते फिर वो जो है वापस जाना चाहते थे और आगे फिर प्रोसीड फर्दर नहीं करना चाहते थे। तो इस कारण से जो अलेक्जेंडर थे तो वो जो है अब पीछे मतलब हट गए थे। तो ऑप्शन सी देखिए आपका इसमें करेक्ट रीजन इसका हो जाएगा, दैट इज कि हिज फोर्सेस रिफ्यूज टू गो फर्दर। फिर नेक्स्ट देखिए द बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो देखिए जो बोडो लैंग्वेज है तो ये मेजरली कौन से इंडियन स्टेट में ये स्पोकन की जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज असम। तो असम, असम में जो है बोडो लैंग्वेज वहाँ पे मेजरली स्पोक किया था वहाँ के जो ट्राइब है। तो राइट आंसर जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए जो बोडो लैंग्वेज आपका है तो इसे 8 शेड्यूल के अंदर में भी रखी गई है। तो ये जो है आपका 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट लाई गई थी, जो पास हुआ था, तो उसके तहत जो है और 4 लैंग्वेज को ऐड किए गए थे। तो ओरिजिनली देखिए जो 8 शेड्यूल था जिसमें कि लैंग्वेज मेंशन किए गए हैं, तो ओरिजिनल उसमें केवल मात्र 14 लैंग्वेजेस थे, लेकिन लेटर ऑन जो है उसमें और भी लैंग्वेज ऐड किए गए थे, जिसमें कि आपका 15 लैंग्वेज था आपका सिंधी, जो कि ये 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 के तहत इसको ऐड किया गया था। फिर इसके बाद देखिए 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में तीन और लैंग्वेज को ऐड किए गए थे, जिसमें कि आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली है आपका। फिर उसके बाद देखिए 92nd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ये, जिसमें कि आपका 4 लैंग्वेज को ऐड किए गए थे। तो जिसमें आपका है पहला है बोडो, जो कि मेजरली असम में बोली जाती है, और वहीं डोगरी है आपका दूसरा। तो ये मेनली जो जम्मू कश्मीर का जो रीजन है तो वहाँ के ट्राइब के द्वारा ये लैंग्वेज बोली जाती है। और तीसरा आपका है मैथिली है। तो देखिए जो मैथिली लैंग्वेज आपका है तो ये जो है बिहार स्टेट में मेनली बोला जाता है, और संथाली जो होती है झारखंड में मेजरली वहाँ के जो ट्राइब है तो उनके द्वारा ये लैंग्वेज बोली जाती है। तो इनको मिलाकर जो है टोटल 22 हो गया है। ओरिजिनली कितना था तो मात्र ओनली 14 था। तो बाद में और जो लैंग्वेज है ये ऐड किए गए थे। तो ये सारा फैक्ट भी आप लोग जो है याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि एनिमल्स अडेप्टेड टू लाइफ इन एयर आर कॉल्ड। तो ऐसे एनिमल को हम लोग जैसे उनका उनका टर्म क्या यूज करते हैं हम लोग, कि जो कि मेनली उनका जो लाइफ रहता है तो वो एयर में ही अडॉप्ट करते हैं, मतलब वहीं पे वो रहते हैं और वहीं पे सारा एक्टिविटी अपना परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एर्बोरियल बोलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एर्बोरियल एनिमल जो रहते हैं कि ऐसे क्रिएचर्स होते हैं कि जो कि अपना मेजोरिटी ऑफ जो टाइम है तो वो स्पेंड करते हैं अपने, जैसे मान लीजिए एयर मतलब कहने को हो गया कि ट्री पे यानी कि पेड़ पे वो अपना जो है लाइफ स्पेंड करते हैं मेजरली अपना समय का। तो वो वहीं पे खाएंगे और साथ में वहीं पे वो स्लिप भी करते हैं, यानी कि वहीं पे सोते भी हैं, और साथ में वहीं पे वो खेलते भी हैं ट्री में ही। ट्री का जो कैनोपी होता है इस तरीके का, तो वो वहीं पे जो है सारा एक्टिविटी अपना परफॉर्म करते हैं। तो ये इन तरह के जो एनिमल्स होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एर्बोरियल। तो इस तरह की जो स्पेसीज है तो वो बहुत सारे हैं आपके। तो जिसमें एग्जाम्पल यदि आपसे पूछा जाए तो इसमें आपका जैसे मंकी हो गया, कोयला हो गया आपका, इसके अलावा और भी जो पैरट्स होते हैं, रोडेंट्स हो गए आपके, इसके अलावा चमेलियंस हो गए, इसके अलावा जो ट्री स्नैक्स भी होते हैं कुछ इस तरीके के, और साथ में बहुत तरह के वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स भी है जो कि पेड़ में ही रहते हैं और वहीं पे सारा अपना एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो इनको बोला जाता है एर्बोरियल। फिर नेक्स्ट देखिए कि हु हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है इनमें से किन्होंने हेल्ड किया हुआ है। तो ऑप्शन में देखिए आपका दिया हुआ है एम हिदायतुल्ला, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा। तो देखिए इनमें से जो है एम हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा, तो इन दोनों ने जो है वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है हेल्ड किया हुआ है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, दैट इज 1 और 4। तो बी आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी जो नीलम संजीवा रेड्डी है और फखरुद्दीन अली अहमद है तो इन्होंने जो है वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस इन्होंने कभी जो है हेल्ड नहीं किया हुआ है।
तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आपका दिया हुआ है जितने भी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के अभी तक हुए हैं और उनका कार्यकाल कितना से कब रहा था उनका। तो आप लोग जो है इसे याद करना, इनमें से भी आपसे आ सकते हैं क्वेश्चन। तो पहले जो थे हमारे इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट थे तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। तो इनका जो कार्यकाल रहा था, तो स्टार्टिंग में जब इन्होंने पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, दैट इज 1952 से लेके 1957 तक। फिर इसके बाद जो है सेकेंड टर्म के लिए भी अपॉइंट हुए थे ये, दैट इज 1957 से लेकर 1962 तक। तो लगातार ये 10 साल तक ये इस पोस्ट पे ये बने हुए थे। तो ये आप लोग याद रखना है इसको। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे थे जाकिर हुसैन। फिर उसके बाद देखिए बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बी डी जट्टी, मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये भी अनअपोज्ड जो है इलेक्ट हुए थे। आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, ये भी अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। फिर उसके बाद के आर नारायण और कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत और मोहम्मद हामिद अंसारी। तो ये भी देखिए 2 टर्म के लिए लगातार ये भी बने हुए थे वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो अभी तक मात्र 2 ऐसे हैं, जैसे आपका पहला दिया हुआ सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उसके बाद फिर आपका मोहम्मद हामिद अंसारी। और अभी करंट की हम बात करते हैं तो एम वेंकैया नायडू जो है तो ये इस पोस्ट पे अभी बने हुए हैं। तो ये आप लोग जो है लिस्ट याद रखना है इसको। फिर नेक्स्ट देखिए कि एज ए टोकन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑन अप्रैल 13, 1919, हु रिटर्न द नाइटहुड कॉन्फर्ड ऑन हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपका यही पूछा गया है इसमें कि जैसे जलियांवाला बाग में जो मैसेकर जो हुई थी 1919 में, तो उसको प्रोटेस्ट, उसके एज ए प्रोटेस्ट के रूप में किन्होंने जो है अपना नाइटहुड अवार्ड जो है इन्होंने रिटर्न कर दिया था, जो कि इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। तो देखिए ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको जैसे नाइटहुड से अवार्ड इनको नाइटहुड से कॉन्फर किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन्होंने ही एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट जलियांवाला बाग के लिए इन्होंने जो है नाइटहुड अपने जो कन्फर्म किया गया था इन्होंने रिटर्न कर दिया था। और देखिए जो नाइटहुड है तो ये एक टाइटल दिया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो उस समय के जो थे ब्रिटिश, और या तो ब्रिटिश क्वीन जो थे उनके द्वारा दी जाती थी, कि जो कि कोई पर्सन है तो वो मिस्टर का जगह पे सर लगा सकते थे। तो ये उनके द्वारा एक टाइटल दिया जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द साउथ एशिया आर लैंड लॉक्ड। तो कौन सा इनमें से कंट्री है साउथ एशिया में जो कि लैंड लॉक्ड है। अब लैंड लॉक कहने का मतलब है कि देखिए इनका जो टेरिटरी है तो वो कोई समुद्र से नहीं लगता है, यानी कि इनका कोई जो है ओशियन से नहीं लगती है। तो अगर आप मैप में देखिएगा जो कंट्री यहाँ पे दिया हुआ है तो उसके बेसिस पे आप लोग जो इसको आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए यदि आप लोग मैप देखते हैं यहाँ पे, ये हमने पुराना मैप लिया हुआ है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप कंट्री अगर आप देखते होंगे इस रीजन में, जो कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ था, उसमें आपका जैसे नेपाल दिया हुआ था, भूटान आपका दिया हुआ था। तो आप देखेंगे कि ये दो जो कंट्री है ये पूरी तरीके से लैंड लॉक है, यानी कि इनका जो सीमा है तो वो किसी भी तरीके से समुद्र के साथ नहीं लगती है। तो ऊपर में देखिए नेपाल आपका इधर चाइना और बाकी इधर इंडियन स्टेट्स है, तो ये पूरी तरीके से आपका लैंड लॉक है। और वहीं पे भूटान की बात करते हैं तो इधर भी देखिए चाइना है और फिर इसके बाद इधर इंडियन स्टेट्स है, तो ये भी आपका लैंड से मतलब कि चारों तरफ से सीमा लगती है। तो इस तरीके से आप लोग अगर क्वेश्चन को करते हैं मैप को देखते हुए, तब जो है आप लोग इसका आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए जो आपका इसमें दिया हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन में आप देखिए दिया हुआ था दैट इज भूटान एंड पाकिस्तान। तो देखिए भूटान तो है लेकिन पाकिस्तान का जो है तो ये जैसे अरबियन सी इधर आपका है तो उधर सीमा इसकी लगती है, तो ये तो आपका होगा नहीं। फिर अगला देखिए नेपाल एंड बांग्लादेश। तो देखिए बांग्लादेश का भी है तो ये भी जैसे आप इधर बे ऑफ बंगाल है तो वो इसका सीमा लगती है इधर से, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर भूटान एंड नेपाल है तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट देखिए कि बैंक रेट इज द रेट एट विच। तो देखिए यहाँ पे जो बैंक रेट आपका दिया हुआ है तो ये एक टूल है जो कि आरबीआई के द्वारा यूज किया जाता है। तो बैंक रेट वो रेट होता है कि जिस पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो ये जो है क्रेडिट करती है कमर्शियल बैंक को। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि इस रेट पे जो आरबीआई होता है तो बाकी जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं तो उनको जो है ये एक लॉन्ग टर्म के लिए उनको मनी प्रोवाइड करती है। और इसके लिए देखिए कोई भी कोलेटरल फ्री लोन नहीं रहती, यानी कि कोई भी उनको जो है सिक्योरिटी या फिर कोई डिपॉजिट जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है आरबीआई को। फिर नेक्स्ट देखिए कि आर्यभट्ट एंड ब्राह्मवीरा बिलोंग्स टू विच एज। तो आर्यभट्ट और जो ब्राह्मवीरा थे तो ये किस एज से बिलोंग करते थे, यानी कि जो उस समय के जो कौन से शासन काल से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है गुप्ता अम्पायर, मौर्यन, मुगल या फिर चोला डायनेस्टी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज द गुप्तास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो जो आर्यभट्ट है और जो ब्राह्मवीर है तो ये गुप्ता एज से बिलोंग करते थे। और इनके समय ही है देखिए कि उस समय जो है बहुत सारे डिस्कवरी हुई थी इन फील्ड्स में, और जो मेजरली आपका मैथमेटिक्स के फील्ड में। तो ये जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे इनके दरबार में, जो कि इन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि एटम बम इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ।
तो एटम बम जो है तो ये मेड मतलब कि कौन से प्रिंसिपल पे ये बेसिस आपका रहता है जिसपे कि ये बनाई जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन बेसिस पे। न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस होता है कि जिसमें कि जो है इसमें आप देखते होंगे कि जो एक आपका हेवी न्यूक्लियाई रहता है तो वो फिर स्प्लिट कर जाता है लाइटर न्यूक्लियाई में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यही प्रिंसिपल बेस्ड रहता है आपका एटम बम में। और इसका देखिए एक और आपका रहता है हाइड्रोजन बम का, तो वो आपका रहता है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन पे। तो इन दोनों को आप लोग याद रखना और इसी बेसिस पे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है दोनों का। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और आगे भी आपका इसी तरीके से ये सीरीज आपका चलता रहेगा जब तक कि आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। और साथ में देखिए हमने आपको ऑलरेडी करेंट अफेयर का और साथ में इंपॉर्टेंट जीके का पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप लोग उसे बाय कर सकते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी जो है सब्सक्राइब कराने के लिए कहिए, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।